जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू तनुष्क बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। हम रेस्पिरेशन को देखेंगे, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन को, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन को। ठीक है, अच्छा तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। और ये एनसीईआरटी की ही लाइन है ना। उन सबको मैं एक एक करके ले रहा हूँ और एक एक करके समझाऊंगा आपको। डिकोड करेंगे हम एनसीईआरटी को, बहुत मजा आएगा, है ना। चलो देखते हैं। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन लास्ट सेक्शन। बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट सेक्शन में, है ना। हम लोगों ने देखा था कि अमीबा फूड कैसे लेता है। अच्छा सॉरी मैं बाबा है ना बोल रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, तो बात ये है कि वो ये है ना कि जो न्यूट्रिशन है हम लोगों ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मतलब अमीबा कैसे लेता है वो देखा था। फिर ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन बीइंग कैसे लेता है, ह्यूमन बीइंग का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वो देखा था। द फूड मटेरियल taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for the various life processes. Basically human life को sustain करने के लिए क्या हो रहा है, कई सारी life processes लगातार हमारी body में चल रही हैं कि नहीं चल रही है ना। तो उन सबको सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए हमको, मेनली एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलने वाली है, न्यूट्रिशन से। बेसिकली जो हमने फूड लिया, जो हमने फूड कंज्यूम करा, जो हमने खाना खाया, उससे हमको क्या मिलने वाली है, एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है, अच्छा अब डाइवर्स, अब क्या लिखा है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। तो डाइवर्स अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। सम यूज ऑक्सीजन, some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide एंड वाटर। बेसिकली कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं, किस किस के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला दिखाऊं, चलो देखते हैं। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। आ गई बात समझ, चलो ठीक है, याद रखना हमेशा क्या, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। और कार्बन डाइऑक्साइड का तो मालूम होगा ना आपको, नहीं पता बताऊं, चलो ये देखो CO2, एक सेकेंड, हाँ CO2। और वाटर का क्या होता है H2O। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब ऑक्सीजन मिल जाती है कौन सी पाथवे से। और इसको हम क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन कंप्लीटली मिल जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा पाथवे फॉलो हो गया, एरोबिक पाथवे। कौन सा, एरोबिक। ठीक है, अच्छा और एक चीज और, अल्टीमेट एम क्या है हमारा इन सबको करने का, कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और साथ में हमें क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। ठीक है ना। सम यूज अदर पाथवे, दूसरे पाथवे भी होते हैं जिनमें क्या हो, ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो। इन ऑल दीज के इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। बेसिकली पहला स्टेप क्या होगा कि ग्लूकोज का क्या किया जाए, ब्रेक डाउन। ठीक है, अच्छा अब ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है ना, वो एक प्रोसेस कहलाती है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम है बेटा, ग्लाइकोलिसिस, है ना। देखो जो बायोलॉजी है, साइंस है ना, बेसिकली उसमें कोई भी चीज जो रहती है वो फ्री फोकट नहीं होती। हर चीज के पीछे का कोई ना कोई क्या होता है, रीजन। ये जो वर्ड ग्लाइकोलिसिस है ना, इस वर्ड को ये कहने का भी क्या है, रीजन। ग्लाइको वर्ड क्यों ले लिया हमने, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है, ग्लूकोज। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या फिर टूटना। क्या होता है, ब्रेक डाउन या फिर टूटना। लिख दो यहाँ पे ब्रेक डाउन और टूटना, है ना, ब्रेक डाउन या फिर टूटना। तो जिस प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने वाला है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम दिया हमने, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, देखो यहां से आपको दिख भी रहा होगा कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं, 6। देखो वही लिखा हुआ है उन्होंने, इन्होंने यही लिखा हुआ, पीछे लिखा हुआ है, हाँ देखो इन्होंने यही लिखा हुआ है कि ग्लूकोज का एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो किस में टूटने वाला है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसका नाम क्या है, पायरुवेट। क्या नाम है, पायरुवेट। देखो पायरुवेट जो है वो क्या है, बेसिकली ये पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, C3H4O3, C3H4 और O3। लेकिन जो पायरुवेट है, ये तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे जिसका जिक्र किया ना पायरुवेट का, ठीक है, पायरुवेट, ये क्या है, इसी एसिड से बना हुआ क्या है, एक आयन है। क्या होता है, ये जो H है ना, H+, यहाँ से H+ जो है वो चला जाएगा। एसिड है ना भाई, तो H+ दे देगा और बचेगा क्या है, यहाँ पर प्लस चला गया तो ऊपर क्या बनेगा, नेगेटिव साइन बनेगा। आ रही है बात समझ, ये जो आयन बना, तो अब हम इसमें फॉर्मूला क्या लिख देंगे, यहाँ से एक H को हटा देंगे तो C3H
H3O3, ये क्या कहलाएगा? पायरुवेट। क्या कहलाएगा? पायरुवेट। आ गई बात समझ? पायरुविक एसिड अलग है, पायरुवेट अलग है, बट बेसिकली पायरुवेट है क्या? ये पायरुविक एसिड के आयन को ही तो हम बोलते हैं पायरुवेट। आ रही है ना बात समझ? चलो आ रही होगी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। उस कार्बन मॉलिक्यूल का नाम क्या है? बेसिकली उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? पायरुवेट। पायरुवेट का फॉर्मूला अभी हमने देखा, C3H3O3। कोई शक? मेरे ख्याल से नहीं होगा। और ये जो ब्रेकडाउन है ना ग्लूकोज का, किसका? ग्लूकोज का, जो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, वो होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। देखो लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन cytoplasm. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. Basically यहाँ पे ना और आना था, उसका रीजन क्या है? अगर ये फॉलो कर जाएगा एनएरोबिक पाथवे, क्या बोला मैंने? अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन एनएरोबिकली हो गया, विदाउट ऑक्सीजन हो गया, एनएरोबिकली हो गया, एरोबिक पाथवे अगर फॉलो कर लिया तो क्या बनेगा? इथेनॉल। और अगर इसका अपोजिट बेसिकली एरोबिक पाथवे कर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आ गई बात समझ? मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है ना? है ना? अरे हाँ ठीक है। और बेसिकली जो हमारी प्रोसेस होती है ना, कौन सी वाली? एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ क्या रिलीज होता है? O2 रिलीज, CO2 रिलीज होता है। आ गई ना बात समझ? चलो बढ़ जाऊं आगे। अच्छा चलो बढ़ जाता हूँ। अच्छा ये समझ गए थे पायरुवेट कहाँ से आया? पायरुविक एसिड क्या होता है? पायरुविक एसिड ये है C3, है ना, 3 C दिख रहे हैं, H4 दिख रहे हैं और O3 दिख रहा हुआ है। फिर उससे क्या हुआ? एक H प्लस चला गया, तो जो बचा उसको हमने क्या बोला? पायरुवेट। क्या बोला? पायरुवेट। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ आपको। बढ़ जाऊं आगे? चलो बढ़ जाता हूँ। अच्छा, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ईस्ट। बेसिकली जो ये प्रोसेस है, ठीक है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें जो हमारा पायरुवेट का मॉलिक्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाती है। और ये किसके अंदर होती है? यीस्ट के अंदर। किसके अंदर होती है? यीस्ट के अंदर। आ रही है बात समझ? अब यीस्ट का कहाँ यूज होता है? यीस्ट का यूज होता है एल्कोहल प्रोडक्शन में। एल्कोहल प्रोडक्शन में, एल्कोहल इंडस्ट्री में यीस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। साथ ही साथ बेकरी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेकरी समझते हो ना? जो आप ब्रेड खाते हो, जो आप पिज़्ज़ा खाते हो, जो पिज़्ज़ा का बेस है, वो भी किससे, कहाँ से आया है? बेकरी इंडस्ट्री से आया है। जो केक खाते हैं वो भी किसका पार्ट है? बेकरी इंडस्ट्री से ही आया है ना? ये सब बेकरी इंडस्ट्री में ही बनता है, ठीक है। यहाँ तक कि जो हमारा, आपको पता है, जो यीस्ट अपन डालते हैं डो के अंदर, ताकि जो हमारी ब्रेड है, जो ब्रेड है वो क्या हो? फूल जाए, ठीक है ना? या आपने जब इडली इडली बनाई होगी, इडली, तो इडली के डो में भी डालते हैं यीस्ट, जिसके कारण इडली क्या होती है? फूल जाती है, ठीक है। और वो फूलती पता है किसके कारण है? जो यीस्ट प्रोड्यूस करती है ना, CO2, उसके कारण वो फूल जाती है। और हाँ, ये भी सही सोच रहे हो आप, तो सर ये तो अल्कोहल भी प्रोड्यूस करती है, तो कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल भी रहता होगा ब्रेड और इडली वगैरह, तो बहुत ही कम थोड़ा सा अमाउंट ऑफ अल्कोहल भी रहता है। आ रही है बात समझ? ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एयर इट इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली एब्सेंस ऑफ एयर में हो रहा है तो उसको हमने क्या बोला? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन है। किसमें होता है? यीस्ट में होता है। यीस्ट क्या करता है? पायरुवेट के मॉलिक्यूल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल और CO2 में। आ गई ना बात समझ? कोई शक मुझे नहीं लगता कि होगा। और अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना? कुछ भी समझ नहीं आता तो पूछ लिया करो। अच्छा, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा देखो, ये तो क्या बात हो गई? ये क्या बात हो गई? ये वो बात हो गई कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम की बात कोई थी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सी बात आती है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है सेल के अंदर, जो हम में होता है और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है, मेनली यूकैरियोट्स में, तो वहां पर क्या होता है? जो पायरुवेट है ना, वो किसकी मदद से टूटता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, ऑक्सीजन की मदद से टूटता है। और कहाँ पे होती है प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया नाम की सेल ऑर्गेनल में।
आ गई बात समझ। और जो ग्लाइकोलिसिस थी, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस जो थी है ना, ये जो ग्लाइकोलिसिस थी मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन था, वो चाहे एरोबिक पाथवे, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, वो चाहे यूकैरियोट में हो चाहे प्रोकैरियोट में हो, वो किसके अंदर होने वाला है, साइटोप्लाज्म में, है ना। साइटोप्लाज्म क्या होता है, बेसिकली सेल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड होता है ना, जिसके अंदर हमारी सारी सेल ऑर्गेनल रहती हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे, चलो बढ़ जाता हूँ। अच्छा, this process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule into 3 molecule of CO2। बेसिकली क्या होता है इसमें, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है पायरुवेट का। पायरुवेट क्या था, याद है कि नहीं है, बताऊं क्या फिर से। ये पायरुविक एसिड था, इससे एक H प्लस निकल गया, तो जो बचा हुआ ये पूरा जो आयन है ये क्या कहलाने वाला है, पायरुवेट। तो पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है, C3H3O3। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। चलो आगे जाते हैं, है ना। ये किसमें टूटने वाला है, मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। और क्या मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट हमको वाटर मिलेगा, और अल्टीमेट एम क्या था, एनर्जी, तो वो भी हमको प्राप्त हो जाएगी। और एनर्जी जो है ना, वो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही मिलती है हमको, ये बात याद रखिएगा। बस जो नंबर है ना एनर्जी मॉलिक्यूल का, एनर्जी मॉलिक्यूल क्या होता है, एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अभी देखेंगे आगे हम। उनका नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। हमको एरोबिक पाथवे में ज्यादा मिलती है और एनारोबिक पाथवे में कम मिलती है, ठीक है ना। Since this process takes place in presence of air, it is called as aerobic respiration। सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस एयर की प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए हमने क्या बोला, ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक प्रोसेस। बेसिकली जो रिलीज ऑफ एनर्जी होता है ना हमारा एरोबिक प्रोसेस में, वो बहुत ज्यादा होता है, किसकी कंपेरिजन में, एनारोबिक प्रोसेस। आ गई बात समझ, चलो। Sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for breakdown of pyruvate is taken। Basically ना क्या होता है, जब लगातार हमारी बॉडी से हम काम करते रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी, कुछ भी खेल रहे हैं जिसमें बहुत इंटेंस क्या हो रहा है, हार्डवर्क हो रहा है, तो हमारी मसल्स को लगातार किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। बट वहां पर ऑक्सीजन की खपत पूरी ना होने पर, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ना पहुंचने पर, जो सेल्स हैं उनको तो एनर्जी चाहिए फिर भी, क्योंकि बॉडी को प्रोवाइड करनी है, तभी तो मसल काम करेगी ना, एनर्जी होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होनी। तो वो जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी पायरुवेट का ब्रेकडाउन करा देते हैं, है ना। और एक जो चीज बनती है वो क्या कहलाती है, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड भी क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अच्छा, है ना। और तुमको पता है जो हमारे मसल्स में बहुत दर्द होता है ना एक्सरसाइज करने के बाद, वो पता है किसके कारण होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक है ना। और जो दर्द है और टायर्डनेस है उसको हम अच्छी टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फटीग, FATIGUE, ठीक है ना, ये फटीग, ठीक है, मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ, है ना। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प, और इन्हीं के कारण क्या होता है, क्रैम्प भी आता है, ठीक है। एकदम से बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है हमें मसल में, बहुत ज्यादा दर्द होता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। बेसिकली जो एनर्जी मिलती है ना सेलुलर रेस्पिरेशन से, वो तुरंत के तुरंत किसको बनाने में लग जाती है, एटीपी नाम के मॉलिक्यूल को बनाने में लग जाती है। आ गई बात समझ। और ये जो एटीपी है ना, ये क्या कहलाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको हम, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी, CURRENCY, है ना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। और इसी की मदद से जो भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं वो सारी रेगुलेट होती हैं। यही उनको आगे करवाने में, यही उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने में क्या देता है, मदद देता है। और बेसिकली इसी के कारण होती है, यही वो एनर्जी है जिसके कारण हमारी बॉडी की सारी रिएक्शंस चल रही हैं।
इन दीज प्रोसेसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या होता है बेसिकली, जो हमारी अदर एक्टिविटीज जो चल रही है ना बॉडी के अंदर, इनमें क्या होता है, जो एटीपी है वो टूटता है और क्या करता है, हमको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देता है, विच कैन डिराइव द which can drive the endothermic reaction taking place in the cell। ठीक है, बेसिकली देखो एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट हमको देनी पड़े, जिसमें हीट हमको देनी पड़े। अच्छा, हीट क्या है, एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो बेसिकली जिनमें एनर्जी हमको देनी पड़े। वैसे तो कई सारी रिएक्शंस को हमको देनी ही पड़ती है एनर्जी। अच्छा देखो, एंडो का मतलब है अंदर या फिर इन, एंडो का मतलब है अंदर या फिर इन, एक्सो का मतलब है बाहर या फिर आउट, है ना, हिंदी में बोले तो बाहर और इंग्लिश में बोले तो आउट। मानता है कि नहीं, है ना, मानता ही होगा, चल ठीक है, समझा ना बात को। तो एंडो मतलब इन, एक्सो मतलब आउट, और थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर किससे लिंक है, हीट से। तो जिनमें हमको हीट देनी पड़े वो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिनसे हीट बाहर निकले वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आ गई बात समझ, बढ़ जाऊं आगे, समझ गया, चल ठीक है। ये देख, ये एनसीईआरटी का मैंने चार्ट लिया हुआ है ना, जो उसमें दिया था फिगर। इसमें देखो, जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, वो क्या है, C6H12O6, है ना। कोई परेशानी वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होगी। इसके बाद है पायरुवेट। पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है, पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3, है ना, ये C3H3O3। आई ना बात समझ, चलो वेरी गुड, ठीक है। अगर ये एब्सेंस ऑफ एयर हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, जैसे कि यीस्ट और कुछ बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है, तो क्या मिलने वाला है हमको, इथेनॉल मिलने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलने वाली। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, कमी है ऑक्सीजन की, बिल्कुल ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो एनारोबिक। लेकिन अगर कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या बनने वाला है, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं भाई साहब। क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, CO2H2O में, ठीक है। और याद रखना हमेशा क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफर करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफर करता है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होता है, मेनली यूकैरियोट्स में होता है ना। लास्ट ईयर अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहां से आप सेल भी रिवाइज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ में होता है, ह्यूमन मसल सेल में होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। बैक्टीरियाज में अभी मैंने बताया था, और यीस्ट में होता है। मेनली कहाँ होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो क्या ह्यूमन मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, भाई होता है, ठीक है। बट यूकैरियोट का एक स्पेशल केस है वो, कि वहां पर हमको एनारोबिक कुछ जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होती है, बट ज़्यादा जल्दी एनर्जी चाहिए होती है, तब वो क्या फॉलो कर लेता है, एनारोबिक पाथवे फॉलो कर लेता है। आ गई ना बात समझ। अच्छा बताओ, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, अभी पीछे पड़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना, कोई शक नहीं होगा। पायरुवेट क्या है, पायरुविक एसिड से मिलके पायरुविक एसिड से जब एक H+ निकल जाता है तो जो बचता है वो क्या रहता है, पायरुवेट आयन रहता है। तो बस उससे वो ही आगे कैरी आउट होता है प्रोसेस में। आ गई ना बात समझ। अच्छा चलो, एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज एटीपी क्या है। ATP is the energy currency of the most cellular processes। बेसिकली सेलुलर प्रोसेसेस जो होती हैं उनकी एनर्जी करेंसी क्या होता है, ATP। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या होता है, जो ना हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट रहती है, दो चीजें, एक होती है ADP, क्या बोला मैंने, ADP। ADP का मतलब है, ADP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन, लिख देता हूं यहाँ पे अपनी सुंदर सुंदर लाइटिंग में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट,
एडिनोसिन डाई, P stands for phosphate, PHOS phosphate, ठीक है, फॉस्फेट। अच्छा, डाइफॉस्फेट, यानी कितने फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है? 2। इसमें अगर तुम एक और मिला दोगे प्लस P कर दोगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 3। 3 के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? ट्राई। बन क्या जाएगा? ATP बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ATP। तो T फॉर ट्राई, बाकी सब वही रहता है। तो जो हमारा ATP है उसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बना कैसे ये देख लो। ADP से ADP में क्या हुआ? एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। हमें कोई भी चीज बनानी होती तो भी क्या लगती है उसमें? एनर्जी। ये देखो अब ATP के साथ एक ये ग्रुप हमको जुड़ा हुआ देखने लगा, तो हमने क्या बोल दिया? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आ गई बात समझ। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस ATP टू ड्राइव रिएक्शन, बेसिकली रिएक्शन को चलाने के लिए, ठीक है ना, क्या की जरूरत पड़ती है? ATP की। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released। बेसिकली क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये ADP, ये मोह के धागे, धागे नहीं, बेसिकली बॉन्ड है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कैसा है? कमजोर सा। ये किसकी प्रेजेंस में टूट जाता है? H2 की प्रेजेंस में टूट जाता है। देखो, हमने इसको बनाने में क्या दी थी? एनर्जी दी थी। तो जब ये टूटेगा तो भी क्या मिलने वाली हमको? एनर्जी। और वापस से क्या मिल जाएगा? ADP मिल जाएगा। आ गई बात समझ? ADP मिल जाएगा ना, वापस से फॉस्फेट जो निकला वो मिल जाएगा, और साथ में क्या मिल जाएगा? एनर्जी मिल जाएगी। और वो एनर्जी किसके इक्वल होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल के। बेसिकली किलो जूल पर मोल वो है, यूनिट है एनर्जी को नापने की। समझो किलो जूल यूनिट है नापने की। और पर मोल क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापने की। 1 मोल किसके बराबर होता है? पिछले साल पढ़ा हुआ ना, 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल का मतलब 6 × 10⁻23 अप्रोक्सीमेटली, है ना। 6 × 10⁻23। बट बोलोगे नहीं सर गलत कह रहे हो, वो तो 6.023 × 10⁻23 होता है। हाँ तो भाई वो कह लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये समझे कि नहीं समझे, है ना। थिंक हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस। It can use to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in the cell for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nerve impulses, and many other activities. Basically, muscle contraction में भी help करता है ATP, protein synthesis में भी help करता है, conduction of nervous impulse में भी करता है, ठीक है, और अदर एक्टिविटीज में भी करता है। सेल डिवीजन में भी बहुत बड़ा हेल्प करता है क्या? हमारा ATP, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है क्या? हमारा ATP। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen। सिंपल सी बात है, जीवन किस पे डिपेंड कर रहा है? O2 पे। लाइफलाइन क्या है? ऑक्सीजन है। तो बेसिकली एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को जो एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण। उस एनर्जी के कारण उनकी पूरी की पूरी लाइफ प्रोसेस क्या हो रही हैं? चल रही हैं। तो इसीलिए लगातार O2 प्रॉपरली सप्लाई होती रहे बॉडी को, ये बहुत क्या है? जरूरी है। We have seen the plants exchange gases through stomata। याद है जब हम स्टोमेटा की बात कर रहे थे, है ना। बताओ, स्टोमेटा का मैंने एक शेप बताया था, वो किसकी तरह होता है? किडनी शेप बेसिकली, है ना। गार्ड सेल बाजू में रहते तो गार्ड सेल किडनी शेप रहते हैं, है ना, ऐसे कुछ। ये बीच में पोर रहता है जिसको हमने क्या बोला था? स्टोमेटा। जब गार्ड सेल फूलते और बंद हो जाते हैं तब ऐसा तो नहीं था सर। हाँ ये वाला गलत बना है, कोई नहीं, छोड़ो इसको। तो मैं ये बोल रहा हूँ तुमको कि ना प्लांट जो है वो डायरेक्टली किसके थ्रू क्या कर लेता है? गैस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू। द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस इंश्योर द सेल्स ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। बेसिकली सारे के सारे सेल किस किस कांटेक्ट में आए? एयर के कांटेक्ट में आए, क्योंकि ज्यादा स्पेस रहता है तो इजीली क्या होता है? एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का। आ रही है ना बात समझ? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू, कौन सी प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है? डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम
आउट इनटू द एयर। बेसिकली सेल के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी, बाहर क्या चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। बट प्लांट में दिन के समय प्रोसेस उल्टी होती है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और बाहर ऑक्सीजन जानी चाहिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करनी है। फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा था हमने, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है ना, और वाटर और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना दिया जाता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दिया जाता है। चलो वो अलग बात है, बट हमने वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने नहीं पढ़ा, तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी 10th क्लास की भी, 9th क्लास की भी, जो भी लेक्चर देखना हो देख सकते हैं। चलो तो हम पढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। देखो कितनी प्यारी बात लिखी इन्होंने कि एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि जो हमारी और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। बेसिकली एनवायरमेंटल कंडीशन पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, एक सेकेंड रुको, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट वैसे कर लेते हैं, फिर से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन पे डिपेंड करेगा। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा, एनवायरमेंटल कंडीशन पे। बेसिकली अगर सेल के अंदर, क्या बोला मैंने, अगर सेल के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन है, सेल के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन है, तो वो कहाँ आ जाएगी, बाहर। आ रही है बात समझ, इन और आउट, ठीक है। अगर सेल के बाहर, अगर, हाँ समझ रहे हो ना बात को, वही ज्यादा। अच्छा, अगर सेल के बाहर ज्यादा CO2 है, तो वो कहाँ आ जाएगी, अंदर, क्योंकि अंदर क्या है, कमी है। और डिफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग, द प्रोसेस इन विच, है ना, द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन। क्या बोला मैंने, रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन, ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। हर एक चीज दुनिया में किसके कहां से कहां बहती है, ज्यादा से कम की तरफ बहती है। आ रही है ना बात समझ, चलो। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, भाई जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो बेसिकली CO2 लगातार प्लांट के अंदर यूज नहीं हो रही। इसका मतलब CO2 अंदर क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और अब प्लांट को जरूरत नहीं है CO2 की, तो CO2 का एलिमिनेशन कराएगा वो, ठीक है ना, और O2 को अंदर लेगा। ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज। बेसिकली ना क्या होता है, जो अंदर रेस्पिरेशन तो चल रहा है, तो जो CO2 मिल रही है उसको वो वहीं से ले लेता है, अगर कम पड़ती तो बाहर से भी ले लेता है, बट CO2 का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता ना, बाहर नहीं आती CO2। आ गई बात समझ। ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट, और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बनती है ना। चलो अब अपन लोग यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। कुछ ना समझ में आए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो बस बाय, और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो चलो चलते हैं अब, वैसे अभी नहीं, इधर ही बंद हो जाएगा तब। तो चलो बाय।